मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज अपन चलते हैं, पहले अपन ने जो टॉपिक थे जो लास्ट एपिसोड में किया था उसके लिए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इजी भी है, और अगर आप उसको अच्छे से समझोगे तो बहुत एक तरीके से कहें तो इंटरेस्टिंग तो है ही है, साथ ही फील्ड वाले एरियाज़ के लिए और भी बेस्ट है। तो चलते हैं अपन इस टॉपिक पे और बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लास फर्स्ट पेपर सेकंड माइक्रोबायोलॉजी माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी के बारे में तो अपन ने बहुत पहले ही डिस्कस कर लिया था। इसके बाद में तो अपन ने डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में अपन ने नेक्स्ट जो टॉपिक था वो पैथोजन के टाइप्स, किसी डिजीज़ को कोज करने वाले फैक्टर्स, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं, जिससे क्या है कि आप जब इन टॉपिक्स को देखोगे तो बार बार, एक बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे, 3 बार सुनोगे तो ऑटोमेटिकली वो लर्न हो जाएंगे। कल अपन बात कर रहे थे पैथोजन के टाइप्स, इसमें से नॉन पैरासाइटिक के बारे में अपन ने डिटेल से कर लिया था। एक पॉइंट बचा हुआ था, केवल फंगिसाइड्स की वजह से भी जो है होने वाली बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो कॉज होती हैं, जिनको हम किसी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं या किसी वीड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी कभी कभी क्या हो जाती है, किसी पैथोजन के फॉर्म में काम करती है। तो लास्ट जो है अपन ने कल नॉन पैरासाइटिक जो पैथोजन होते हैं उनसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिजीज जो है वो कॉज होती है, जिसके बारे में अपन ने ब्रीफली डिटेल से स्टडी की थी। जैसे टेम्परेचर है, जैसे लाइट है, जैसे डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, एक पॉइंट्स अपना और बचता है हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स इफेक्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। आज अपन हर्बिसाइड्स इफेक्ट ऑफ प्लांट बॉडी कि प्लांट बॉडी के ऊपर हर्बिसाइड्स के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, इसको अपन ब्रीफली डिटेल से पढ़ेंगे। और बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो अब मैं आपको एक एक लाइन में समझा देती हूँ कि टेम्परेचर अगर हाई होता है या टेम्परेचर अगर लो होता है तो उसका भी इफ़ेक्ट जो है वो किसके फॉर्मेशन में होता है, एक नॉन पैरासाइटिक पैथोजन के फॉर्मेशन में होता है। लाइट अगर कम है या ज़्यादा है तब भी इसका साइड इफ़ेक्ट एक पैथोजन के फॉर्मेशन में होता है, जो डिजीज किसी पैथोजन से नहीं, लाइट की डिफिशियंसी के कारण हुई या हायर लाइट की वजह से हुई, तो वो भी क्या है, एक नॉन पैरासाइटिक है। ऑक्सीजन का अपन ने कल बहुत अच्छे से देख लिया था, एसिड रेन का भी बहुत अच्छे से देखा था, मॉइस्चर, सॉइल और एयर मॉइस्चर भी देखा था। आज अपन इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो है हर्बिसाइड्स का कैसे इफ़ेक्ट होता है। जैसे अपन लोग क्या करते हैं कि बाजरे की जब फसल होती है, सिंपल बात करते हैं, बाजरा हर्बिसाइड्स जो है इसका हिंदी होता है खरपतवारनाशी का पादप शरीर पर प्रभाव। खरपतवारनाशी का पादप शरीर पर कैसे प्रभाव पड़ता है, जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा सा बहुत इजी एग्जांपल समझा रही हूँ। बाजरा,
जब बाजरे को हम खेत में बिजाई करवाते हैं, उसको सॉविंग करवाते हैं, तो जैसे बाजरे का सीड जर्मिनेशन करके और एक सीडलिंग के फॉर्मेशन में जब वो आता है, जैसे एक छोटे से डायग्राम से आपको मैं समझाऊं कि आपने ये बाजरे का सीड जो है वो आपने सॉइल के अंदर ग्रो करवाया। सॉइल ये है सीड। जैसे ही आपने इस बाजरे के सीड को क्या किया, ग्रोइंग करवाया, कुछ टाइम बाद में इसने अपना सीडलिंग बना लिया और इस सीडलिंग से कुछ लीफ निकली। लेकिन इस सॉइल के अंदर कुछ हर्ब्स के सीड भी तो थे, कुछ वीड्स के सीड भी थे। तो वो वीड्स, वो हर्ब्स जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो इस बाजरे के साथ ही क्या कर जाती हैं, वो भी जर्मिनेशन क्या करती हैं, जर्मिनेशन करती हैं। जैसे ही वो बाजरे के साथ, बाजरे के सीड के साथ जर्मिनेशन करती हैं तो वो इसके साथ ही अपनी ग्रोथ और अपना डेवलपमेंट करने लग जाती है। तो किसान जो है अपने बाजरे की फसल को इस खरपतवार से, इन छोटे दूसरे जो हब्स उगी हुई हैं उनसे अपने बाजरे को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, ये जो हब्स हैं, ये जो वीड्स हैं, इनको जड़ सहित हटाता है और अपने खेत से निकाल देता है, अपने खेत से निकाल देता है, जिसको अपने गांव की भाषा में सिंपल कहते हैं गोच, यानी कि गोच का काम करवाता है। वो जो वीड्स है उसको हटाने का काम करवाता है। जब ये वीड्स को हटा देता है तो इसके हटाने की वजह से इस प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन। जब इस बाजरे का जो सीडलिंग था उसको जब प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है तो बाजरा क्या करेगा, फास्ट अपनी ग्रोथ करेगा। किसान के पास जो है अब टाइम जो है वो इतना होता नहीं है, तो वो क्या करता है, ये गोच वाला जो काम है, जो वीड्स उगी हुई थी, जो हब्स उगी हुई थी, उनको हटाने की जगह डायरेक्ट हब्स को नष्ट करने के लिए क्या डालता है, हर्बिसाइड। क्या डालता है, खरपतवारनाशी। नाम से पता चल रहा है, खरपतवारनाशी, खरपतवार का नाश करने वाली, विनाश करने वाले प्रोडक्ट डालता है। और जैसे ही वो हर्बिसाइड्स अपने खेत के अंदर डालता है, जैसे ये प्लांट्स है, जैसे ही ग्रो किया, इसने सीडलिंग स्टार्ट की, अपनी ग्रोथ करना शुरू करी, तो ये जो वीड्स थी इनको हटाने के लिए क्या डालता है, हर्बिसाइड डालता है। जैसे ही वो हर्बिसाइड को यूज करता है तो ये हर्बिसाइड इस हर्ब को, इस वीड्स को, इन दोनों को तो नष्ट कर देगा वो, लेकिन इनको नष्ट करके इसके जो कंपोनेंट हैं, इसके जो घटक हैं, वो किस में स्टोर हो जाएंगे, सॉइल में। किस में स्टोर होंगे, सॉइल के अंदर स्टोर होंगे वो। और जैसे ही वो इस सॉइल के अंदर स्टोर हो जाएंगे, इस सॉइल में, तो सिंपल सी बात है, जब ये सीड जर्मिनेशन करता है, अपने नीचे की ओर रूट बनाता है, तो ये रूट क्या करती हैं, वाटर और मिनरल्स का ऑब्जर्वेशन करती हैं, ऑब्ज़र्व करती हैं। जैसे ये उनको ऑब्ज़र्व करती हैं तो सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट है, हर्बिसाइड प्रेजेंट है। तो ये क्या करेंगी, ये इन हर्बिसाइड को भी एक्यूमुलेट कर लेती हैं, कंज्यूम कर लेती हैं, और किसको ट्रांसफ़र कर देती हैं, अपनी प्लांट बॉडी को ट्रांसफ़र कर देती हैं। अब ये हर्बिसाइड इस बाजरे के प्लांट की डेथ तो नहीं कर पाता, लेकिन इस बाजरे की पूरी प्लांट बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है। अब ये स्टोर कहाँ कहाँ होगा बाजरे के प्लांट में, स्टेम पार्ट में भी स्टोर होगा, लीफ पार्ट में भी स्टोर होगा, जो बाजरे का भुट्टा बनेगा उसमें जो सीड होंगे उसमें भी ये स्टोर होगा। जैसे ही ये इन पार्ट के अंदर स्टोर होता है तो इनका ह्यूमन बींग्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्मेशन में यूज करता है। जैसे बाजरे के जो बीज हैं, बाजरे के जो बीज होते हैं उनसे चपाती बनाता है, या खिचड़ी, या दलिया,
या फिर उसको चपाती के फॉर्मेशन में या स्प्राउट के रूप में अगर यूज करता है, तो वो मानव बॉडी के अंदर ये हर्बिसाइड्स जो एक बाजरे की रूट ने एक्यूमुलेट की थी, प्लांट बॉडी में ट्रांसफ़र हुई, प्लांट बॉडी से प्लांट बॉडी पार्ट में ट्रांसफ़र हुई और प्लांट बॉडी पार्ट से वो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र हो गई। वैसे ही बाजरे के स्टेम है, बाजरे की लीफ है, इनको कौन यूज करता है? एक एनिमल जानवर जो होते हैं वो किसके रूप में यूज करते हैं? एक चारे के रूप में, एक फॉडर के रूप में हम उन जानवरों को डालते हैं। तो जानवरों ने इसको खाया तो ये हार्बिसाइड किसकी बॉडी में स्टोर हो गया? अब जानवरों की बॉडी में स्टोर हो गया। जब ये जानवरों की बॉडी में स्टोर होते हैं तो जानवरों से जो हम मिल्क प्राप्त करते हैं, दूध प्राप्त करते हैं, उस दूध के माध्यम से वो वापस किस में स्टोर हो गए? ह्यूमन बॉडी में स्टोर हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक खरपतवारनाशी, एक हार्बिसाइड्स एक प्लांट के थ्रू, एक एनिमल्स के थ्रू किसी ना किसी माध्यम से सबसे लास्ट में किसके अंदर स्टोर होते हैं? ह्यूमन बीइंग में स्टोर होते हैं, एक मानव में स्टोर होते हैं। और जैसे ही वो मानव में स्टोर होते हैं तो मानव की बॉडी में भी खूब सारे साइड इन्फेक्शन करते हैं, डिजीज कोज करते हैं। ये तो बात हुई मानव की। अपना मेन टॉपिक था क्या? प्लांट बॉडी, पादप शरीर। पादप शरीर पर इस हर्बिसाइड्स का क्या इफ़ेक्ट होता है? ये हर्बिसाइड्स जैसे ही प्लांट बॉडी के अंदर इस प्लांट की रूट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया, प्लांट बॉडी में ट्रांसफ़र किया गया, तो जो स्टेम होता है वो स्टंट टाइप का बन जाता है। ये स्टेम कैसा बन जाता है? स्टंट टाइप का बन जाता है। लीफ जो बनती हैं इसकी, इनकी जो लीफ होती हैं इसके ऊपर क्या बन जाते हैं? छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं। और लीफ के जो टिप पार्ट होते हैं ये धीरे धीरे ब्लैक कलर के हो जाते हैं, जिनको कहा जाता है डाईबैक। जो इनके टिप पार्ट होते हैं लीफ के, ये पार्ट बिल्कुल ब्लैक कलर के बन जाते हैं, जिसका नाम रख दिया जाता है डाईबैक, डाईब्लैक। तो प्लांट पे भी इसका साइड इफ़ेक्ट होता है हर्बिसाइड्स का, कि जो रूट होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे नोड्यूल्स के समान, छोटी छोटी गांठों के समान गांठें बन जाती हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं, स्टेम इनका स्टंट हो जाता है, लीफ के टिप पार्ट के ऊपर डाईब्लैक स्पॉट बन जाते हैं और बाकी जो लीफ होती है उसके ऊपर भी इसमें छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं, जिनको पैथोलॉजी की भाषा में पैचेज कहा जाता है। कि अगर वो किसी पैथोजन के कारण या किसी नॉन पैरासाइटिक डिजीज़ के कारण उसके ऊपर अगर स्पॉट बनते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पैचेज। तो एक बार मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में फिर समझा दूँ इसको। हर्बिसाइड्स का इफ़ेक्ट प्लांट बॉडी पे भी होता है और प्लांट बॉडी के साथ ह्यूमन बॉडी पे भी होता है। कि जैसे ही हम किसी प्लांट्स के अंदर, खेत के अंदर प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं, तो ये हर्बिसाइड्स, ये खरपतवारनाशी प्लांट बॉडी पे सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देते हैं और इसके कारण उनके स्टेम है, उनके लीफ पार्ट है, इनके ऊपर क्या होती है? इनकी बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर ये स्टोर होने लग जाता है। और जैसे ही ये स्टोर होता है तो जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाते हैं, ब्लॉकेज टाइप के बन जाते हैं। तो नीचे से और फूड मटेरियल ऊपर की ओर ट्रांसफ़र नहीं होता है और जब नहीं होता तो स्टंट टाइप का बन जाता है। लीफ के टिप पार्ट, जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं, उनमें धीरे धीरे ब्लैक कलर के स्पॉट बनने लग जाते हैं और जो पुरानी वाली लीफ होती हैं उन सब के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट टाइप के, जिनको पैथोलॉजी की भाषा में हम कहते हैं पैचेज, धब्बे, वो धब्बे बन जाते हैं। ये तो बात हुई आज अपने किसकी? नॉन पैरासाइटिक डिजीज़ वाले पार्ट की। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, उस पे चलते हैं अपन पैरासाइटिक पे। सेकंड पार्ट पैथोजन जो है, लास्ट एपिसोड में जो है अपन ने ये समझा था कि पैथोजन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नॉन पैरासाइटिक और एक होते हैं पैरासाइटिक। तो नॉन पैरासाइटिक को तो अपन ने
अच्छे से डिटेल से समझ लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैरासाइटिक पैथोजन की। पैरासाइटिक पैथोजन, पैरासाइटिक पैथोजन का दूसरा नाम होता है इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस। एक नाम और होता है इसका एनिमेट डिजीज। एक नाम होता है इसका पैरासाइटिक पैथोजन। किसके कारण, कैसे पैथोजन होंगे? पैरासाइट्स पैथोजन होंगे जो एक प्लांट पे रोग फैला दिए किसी माध्यम के द्वारा। अगर वो किसी दूसरे प्लांट पे जाते हैं तो दूसरे प्लांट के ऊपर भी वो क्या करेंगे, रोग फैलाएंगे। इन्फेक्शन, एक पे इन्फेक्शन कोज कर दिया, दूसरा उसके किसी भी माध्यम के द्वारा, किसी भी मीडिएटर के द्वारा अगर कांटेक्ट में आया तो वो उसके अंदर भी क्या फैलाएगा, वो अपना रोग फैलाएगा। नेक्स्ट आता है एनिमेट, संक्रामक। एनिमेट, एक जगह रोग फैला, उसी प्लांट पार्ट के, उसी प्लांट के दूसरे पार्ट पे, उसी बॉडी के दूसरे पार्ट पे या दूसरे अंग में भी क्या फैलेंगे, वो रोग फैलते हैं। तो क्या हुआ, उसका नाम एनिमेट। जनरली अपन सब जानते हैं कि ये सारी डिजीज किस किस में हो सकती हैं, एक प्लांट में भी हो सकती हैं, एक एनिमल्स में भी हो सकती हैं और एक ह्यूमन बींग्स में भी हो सकती है। प्लांट में भी हो सकती है, एक एनिमल्स में भी हो सकती है और एक ह्यूमन बींग्स में भी हो सकती हैं। तो अपन यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल से किसके अंदर पढ़ेंगे, प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे। जूलॉजी में पढ़ते हैं एनिमल्स डिजीज़ की, जूलॉजी के साथ ही ह्यूमन बींग्स की डिजीज़ भी पढ़ते हैं। और अपन यहाँ किसकी डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि अपन प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ब्रीफली डिजीज़ किसकी पढ़ेंगे, अपन प्लांट्स की डिजीज़ पढ़ेंगे कि प्लांट्स के ऊपर कौन कौन सी डिजीज़ किसके माध्यम से कैसे फैलती है और कौन से पार्ट को सबसे ज़्यादा संक्रमित करती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका संक्रमण जो है वो किस टाइप से होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लांट्स की। सिंपल सी बात है, एक प्लांट्स है, उसके ऊपर रोग एक एल्गी के द्वारा भी हो सकता है, एक फंजाई के द्वारा भी हो सकता है, एक बैक्टीरिया के द्वारा भी हो सकता है, एक माइकोप्लाज्मा के द्वारा भी हो सकता है, एक फाइटोप्लाज्मा के द्वारा भी हो सकता है, वायरस द्वारा भी हो सकता है, वायरोइड्स के द्वारा भी हो सकता है और अपन बात करें और निमेटोड्स के द्वारा भी हो सकता है। यानी कि एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, वायरस, वायरोइड, निमेटोड, ये सब जो है किस में डिजीज कोज कर सकते हैं, एक प्लांट्स के अंदर जो है डिजीज को उत्पन्न कर सकते हैं। ये सभी पार्ट किस में डिजीज कोज कर सकते हैं, एक एनिमल्स में भी डिजीज कोज कर सकते हैं और ये सब एक ह्यूमन बींग्स में भी डिजीज कोज कर सकते हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, एक एल्गी केवल एक प्लांट्स में डिजीज कोज नहीं करती, एक एल्गी एक एनिमल और एक ह्यूमन बींग्स में भी डिजीज को कोज कर सकती है। एक फंजाई जो है
वो केवल एक प्लांट बॉडी में ही जो है रोग उत्पन्न नहीं कर सकती, वो एक एनिमल और एक ह्यूमन बींग्स में भी रोग उत्पन्न कर सकती है। वैसे ही बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, वायरस, वायरोइड, निमेटोड, ये सारे ऐसे पैथोजन होते हैं जो एक प्लांट बॉडी में ही नहीं, एक एनिमल में, एक ह्यूमन बींग्स में, सब में डिजीज कॉज कर सकते हैं। लेकिन अपन यहाँ पे एक एनिमल्स में होने वाली डिजीज़ के लिए ज़्यादा ब्रीफली डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, केवल अपन इसमें ये देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीज़ होती है, क्योंकि अपन पैथोलॉजी वाला पेपर पढ़ते हैं। पैथोलॉजी की जगह, प्लांट पैथोलॉजी की जगह जो एनिमल पैथोलॉजी है उसके अंदर इनकी डिजीज। अब अपन बात करते हैं केवल प्लांट्स की, जैसे एल्गी। एल्गी में अपन बात करें ऑसिलेटोरिया, वॉलवॉक्स, ये ऐसी एल्गी होती हैं जो कई टाइप के प्लांट के अंदर रोग उत्पन्न करती हैं। उसी तरीके से अपन बात करें फंगस की। फंगस तो इस दुनिया के लिए, इन पादपों के लिए सबसे बड़ा एक रोग का कारण है। कैसे कि जो फंगस है इसके द्वारा सबसे ज़्यादा रोग उत्पन्न होते हैं प्लांट बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी पे, जिसमें से बहुत डिटेल से अपन पढ़ते हैं इनके टाइप्स। नाम सुना होगा सबने रस्ट, नाम सुना होगा सबने स्मट, नाम है ब्लाइट, नाम है मिल्ड्यू। स्मट है, रस्ट है, ब्लाइट है, मिल्ड्यू है, ये सब क्या हैं? एक फंगस हैं जो प्लांट बॉडी के ऊपर डिजीज कॉज करती हैं। वैसे ही बैक्टीरिया भी क्या होते हैं? डिजीज कॉज करते हैं, जिनसे सिंपल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया आपने डिटेल से पढ़े होंगे छोटी क्लासों के अंदर। माइकोप्लाज्मा की डिजीज भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। माइकोप्लाज्मा को सबसे पहले किस में खोजा गया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाता है। किसके अंदर खोजा गया था? इसको जाइलम पार्ट में खोजा गया था। इसको माइकोप्लाज्मा का नाम फाइटोप्लाज्मा भी रख दिया गया। पहले ये माइकोप्लाज्मा के नाम से ही था, आज इसका नाम एक फाइटोप्लाज्मा के नाम से भी रखा जाता है। क्यों? क्योंकि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ऐसा एक रोग उत्पन्न करने वाला पैथोजन है जो केवल एक प्लांट्स में रोग उत्पन्न करता है। एनिमल्स में भी कुछ डिजीज है इसकी, लेकिन मोस्टली 90% तक ये केवल प्लांट में डिजीज कोज करता है इसका। और जो प्लांट माइकोप्लाज्मा प्लांट में डिजीज कोज करता है, तो प्लांट में डिजीज कोज करने वाले माइकोप्लाज्मा का क्या नाम रख दिया जाता है? फाइटोप्लाज्मा। वायरस जो बहुत सुना हुआ है, वायरोइड इसी का वर्जन है। और निमेटोड, निमेटोड तो आपने देखे ही होंगे, सोइल के अंदर छोटी छोटी लट टाइप के जिनको कहते हो आप वर्मी, वो वर्मी ही क्या कहलाते हैं? निमेटोड्स कहलाते हैं। ये तो हुई इनके डिटेल्स। अब अपन बात करते हैं मेन रूप से फंगस की। इसका एक सबसे सिंपल उदाहरण समझा देती हूँ मैं आपको। वैसे तो ये सारे अपने पैथोलॉजी के अंदर पूरे पार्ट बहुत ब्रीफली हैं, इनकी सब की कम से कम 2-2, 3-3 डिजीज़ भी हैं अपने सिलेबस में, लेकिन अपन यहाँ डिजीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वरना ये टॉपिक बहुत लेंदी हो जाएगा। जहाँ डिजीज़ वाला पार्ट आएगा वहाँ अपन इसको समझेंगे। अपन यहाँ पे केवल इतना सा समझेंगे कि जो रस्ट है वो कौन से पार्ट को इन्फेक्टेड करती है और कैसे करती है। स्मट जो है वो कैसे इन्फेक्टेड करती है प्लांट बॉडी को और किस टाइप से करती है। तो सबसे पहले रस्ट, रस्ट जो है वो मोस्टली वीट और बार्ले, गेहूँ और जौ, गेहूँ को और जौ को संक्रमित करती है। जब अपने गेहूं की और जौ की फसल उगाते हैं तो उसके ऊपर एक फंगस का संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण उनकी जो लीफ होती है, जो स्टेम पार्ट होते हैं, उनके ऊपर हमें छोटी छोटी लाइनें दिखाई देती हैं येलो कलर की। गेहूं की लीफ तो सबने देखी ही होगी, तो गेहूं की जो प्लांट की लीफ होती है उसके ऊपर येलो कलर की भी कभी कभी लाइनें होती हैं। कुछ दिनों बाद में धीरे धीरे वो ब्लैक कलर की लाइनें बन जाती हैं, ब्राउन कलर की लाइनें बन जाती हैं। तो इनमें क्या किया जाता है कि जैसे कलर की वो लाइनें बनती हैं, उसी कलर के बेस पे इस रस्ट का नाम रख दिया जाता है। जैसे ब्लैक रस्ट, जैसे ब्राउन रस्ट, जैसे येलो रस्ट। वैसे स्मट जो है वो हमेशा एक पाउडर के फॉर्मेशन में पाया जाता है, चूर्ण के रूप में, चूर्ण के रूप में पाया जाता है। ये एक्चुअल में होता क्या है इसके अंदर कि जब स्मट का संक्रमण होता है
तो प्लांट बॉडी जो है उसके ऊपर एक पाउडर के रूप में, एक चूर्ण के रूप में, जैसे सबने देखा होगा चूर्ण तो टेल्कम पाउडर का, बिल्कुल गर्मियों में यूज करते हो टेल्कम पाउडर, जॉनसन का पाउडर, आजकल तो बहुत टाइप के पाउडर आ गए, नियोमाइसिन का पाउडर। तो ये सारे माइसिन का पाउडर, ये सारे पाउडर जो है किसके फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल चूर्ण के रूप में होते हैं। हिंदी भाषा में कहें तो ऐसे ही स्मट के स्पोर बनते हैं, स्मट को हिंदी में कहते हैं कंड। इस कंड के क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। और यही स्पोर जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स पे पहुंचते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं, जो प्लांट्स के ऊपर रोग फैलाते हैं। अब अपन बात करते हैं इनके फैलने के एरिया के बेस पे, कि ये जो पैथोजेनिक फैक्टर हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज है, जो एनिमेट डिजीज है, वो किस एरिया में किस टाइप से फैलती है, और अगर वो फैली तो क्या रेगुलर वहीं रहेगी या दूसरे एरिया में भी फैलेगी या वहाँ पर एक महामारी का रूप लेगी। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, उस पर चलते हैं अपन। संक्रमण के आधार पर, बेस्ड ऑन द इन्फेक्शन, संक्रमण के आधार पर टाइप्स ऑफ तो अपन बात करते हैं अब इसके एरिया के बेस पे। इसमें चलते हैं अपन एरिया के बेस पे। तो सबसे पहले लिखोगे स्पेशल एरिया, नेक्स्ट, और वो भी न्यू हेडिंग है, स्पेशल एरिया, जिसको हिंदी में कहते हैं विशेष क्षेत्र या स्पेशल टाइम, विशेष समय। यानी कि पर्टिकुलर किसी एरिया में कोई रोग फैले या फिर पर्टिकुलर किसी एक टाइम पे रोग फैले, तो एक एरिया में वो रोग फैलता है या एक स्पेशल टाइम पे वो रोग फैलता है, तो एरिया के बेस पे और टाइम के बेस पे ये पैथोजेनिक डिजीज, ये पैरासाइटिक डिजीज, ये इन्फेक्शियस डिजीज, ये एनिमेट डिजीज 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर फर्स्ट, एंडेमिक डिजीज। नाम सुना होगा, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था उसके थोड़े दिनों बाद में WHO ने एक घोषणा कर दी थी, एक अनाउंसमेंट किया था, क्या कि कोरोना एक महामारी है, एक एपिडेमिक डिजीज है, एंडेमिक नहीं, एक एपिडेमिक डिजीज है। उससे पहले तो कोई नाम ही नहीं सुनता था, एपिडेमिक डिजीज होती क्या है, कुछ नहीं होती। लेकिन जैसे ही कोरोना बहुत भयानक रूप से पीक पॉइंट पे आया तो सबने, गवर्नमेंट ने भी ये बात कह दी कि ये क्या है, एक महामारी का रूप है। तो ऐसी ही महामारी पादपों में भी फैलती है कभी कभी, ऐसी ही महामारी जैसे इस बार ह्यूमन बींग्स में फैली थी, ऐसी ही महामारी कभी कभी जानवरों में भी फैलती है। जैसे कुछ टाइम पहले एक बार प्लेग बीमारी आई थी जो चूहों में सबसे ज़्यादा हुई थी, तब वो भी किसके रूप में थी, एक महामारी के रूप में थी। आज वैसी ही महामारी पादपों में भी होती है। अगर ये महामारी, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, क्या क्या, एक है एंडेमिक डिजीज, एक है एपिडेमिक डिजीज, और एक होती है स्पोरेडिक डिजीज। इनके हिंदी में जो नाम है, विशेष क्षेत्रीय रोग,
एपिडेमिक